गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिष्का काद्यान विद मैथ्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और बाकी अभी छुट्टियाँ चल रही हो तो आप इंजॉय भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हम कर रहे थे क्लास टेंथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हम एक एक्सरसाइज पिछली क्लास में कर चुके हैं। 4.1 हम डन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज 4.2। अब उसके अंदर क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन है गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंडन विधि के द्वारा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको पिछली क्लास में यही बताया था कि किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है। और इस जर्नल फॉर्म से मतलब इस ऐसी फॉर्म दी मिलेगी और उसको हमने गुणनखंडन विधि के द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर देना है। देखिए हम अभी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं और इसके 3 से 4 पार्ट मैं आपको समझा करके ऐसे क्लियर करूँगी कि इसको करते कैसे हैं। देखिए बेटा मैं यहाँ लिख लेती हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो इक्वेशन लिखती हूँ मैं, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसके क्या निकालना है हमने, रूट्स। क्या निकालना है बेटा, रूट्स। ठीक है, इसके रूट फाइंड आउट करने। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जैसा हमने सेकंड चैप्टर में किया था, सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया था, सेकंड चैप्टर में हमारे पास ये दिया गया था और इससे हमने रूट्स निकालने थे, ठीक है, अल्फा बीटा जिसको हम कह रहे थे। इसी तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसके रूट निकालेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें देखना है स्क्वायर वाली टर्म को। सबसे पहले क्या करना है, हमने स्क्वायर वाली टर्म को देखना है। जैसे कि ये x² है, इस वाली टर्म को देखा। x² के आगे क्या कोई कोफिशिएंट है, क्या कोई गुणांक है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है। इसके आगे कोई भी गुणांक नहीं है। अगर इसके आगे कोई भी गुणांक होता, मान लो 1 है, अभी कोई भी गुणांक होता, उसकी गुणा हम कांस्टेंट नंबर से कर देते। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने ये चेक कर रहा है कि इसके आगे कोई गुणांक है या नहीं है। अगर इसके आगे कोई गुणांक नहीं है तो हम नहीं करेंगे, और इसके आगे कोई गुणांक है तो उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके वही वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसमें 1 की मान लो 10 के साथ की, तो 10 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। किसका, वो भी माइनस का, माइनस दिया गया है तो माइनस का 10। ठीक है, ऐड, दो ही चीज़ देखते हैं बेटा हम, ऐड करके -3 आना चाहिए। मतलब हमने कोई भी ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसकी हम गुणा करें तो 10 आए और ऐड करें तो कितना आए, -3 आए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10, और ऐड करेंगे तो -3। ठीक है, देखिए मान लो एक टर्म है हमारे पास 5 और एक टर्म है 2। 5 2 जा 10 और 5 में से 2 गया तो 3, ये आ गया हमारे पास। 5 2 जा 10 और 5 में से 2 गया तो 3। अब देखिए बेटा, अब प्लस माइनस वाली हमने बिल्कुल ध्यान से सोच के करना है कि कहाँ पे हमने कौन सा नंबर प्लस का लेना है, कौन सा माइनस का लेना है। ये समझने के लिए अभी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी, आप पिछली क्लास को देखिएगा, उसमें मैंने पूरा मल्टीप्लाई का, एडिशन का पूरा सॉल्व करके दे रखा है। आप एक बार उसको देखिएगा, फिर इसको देखना, बिल्कुल ही ईजी लगेगा आपको। देखिए
अब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जो कि गुणा करने पे 10 आए और जोड़ करने पे 3 आई, ये होगी बात। लेकिन क्या होगा, माइनस का ही 10 आना चाहिए और माइनस का ही 3 आना चाहिए। 3 माइनस का कब आएगा, जब बड़ी वाली वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, माइनस की, और तो ये वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। मतलब माइनस का 5 और प्लस का 2 लेने पर माइनस का 3 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार माइनस के 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा माइनस का कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है। तो हमने सबसे पहले यही देखना है कि इसमें जो साइन है उसी हिसाब से हमने दो वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई -5 एंड +2। ओके, अब जो आगे वाला नंबर है उसको हमने एज इट इज उतार लेना है, यानी x²। ठीक है, और लास्ट वाला जो नंबर है उसको भी हमने एज इट इज उतार लेना है, माइनस का 10 = 0। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये भी क्या है, एज इट इज उतार लेना है। अब जो बदलाव करना है वो इसमें बदलाव करना है, इसमें। ठीक है, इस इक्वेशन को बनाने के लिए इसके अंदर चेंज करना है। क्या करना है, इस -3 की जगह -5 एंड +2 लिखेंगे हम, यानी माइनस का 5x + 2x - 10 = 0। हमारे पास ये आ गया अभी। मतलब हमने टुकड़े किसके करने हैं, इस बीच वाली वैल्यू के। आगे का ऐसे लिखना, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना है, और बीच वाली टर्म को ऐसे फैक्टराइज करके लिख देना है। ओके, अब बनाना है बेटा हमने क्या, पेयर, दो का जोड़ा, यानी इसका और इसका हमने क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। अब इसके अंदर से क्या कॉमन है, इसके अंदर से क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है। इसके अंदर से x कॉमन है, और कोई कॉमन लग रहा है, नहीं। x कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे x² है, यानी x गुणा x, एक x बाहर ले लिया तो एक x बच गया। अब यहाँ से x आ चुका है तो यहाँ क्या बच गया, -5 बच गया। ओके, क्लियर है। अभी देखिए, अब इसके अंदर से भी हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब इसके अंदर क्या कॉमन है, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 10, मतलब 5 2 जा 10, यही होता है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसके अंदर से क्या बाहर आ जाएगा, 2 + 2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब 2 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया, -5, यही बच गया, इक्वल टू क्या बचा, 0, इक्वल टू क्या बच गया, 0। अब देखिए बेटा, ये जो हमारा आया है x - 5 और x - 5, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक चल रहा है। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। तो ये क्या करना है, इन दोनों को एक बार लिख देना है, x - 5, और एक x ये है और +2 ये है, इसको एक साथ लिखना है, यानी x + 2, इसको एक साथ लिखना है, इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या लगा देना है बेटा, 0। इक्वल टू 0 आने के बाद एक बार तो x + 2 को 0 के बराबर पुट कर देंगे और एक बार x - 5 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x + का 2 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का, तो x = -2 एंड देन -5 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, x की -2 एंड 5। ये हमारे क्या हो गए बेटा, रूट्स। क्या हो गए ये हमारे रूट्स। हमने क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इनके क्या निकालिए, रूट निकालिए, यानी मूल निकालिए। मूल बोलते हैं हिंदी में रूट्स को, और फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंडन विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा। ठीक है बेटा, क्लियर है। बहुत ही आसान है ना, बहुत इजी है। ये हम पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं, 8th क्लास में भी हम सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, अब इसी का मैं एक अगला पार्ट करवाऊंगी और उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत अलग दिया मिलेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड पार्ट मैं अभी आपके सामने लिखने जा रही हूँ। √2x² + 7x + 5√2 = 0। हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमारे पास x² भी है, x है और कांस्टेंट वैल्यू है।
मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर होता है, कोई भी कोफिशिएंट है, तो उसकी मल्टीप्लाई हमें कहाँ करनी है, √2 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें कहाँ करनी है, कांस्टेंट के साथ। ठीक है बेटा, क्लियर है? मतलब हम 5√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे। ठीक है, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वही आना चाहिए। तो दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, √2 इंटू √2 कितना आ गया 2, तो 5 इंटू 2 यानी 10, गुणा करके कितना आना चाहिए 10, किसका, प्लस का, और ऐड करके कितना आना चाहिए बेटा 7, ऐड करके कितना आना चाहिए 7, तो ऐड करके कितना आना चाहिए 7, किसका, प्लस का 7। ठीक है, क्लियर बेटा? मल्टीप्लाई 10 आनी चाहिए, एडिशन 7 आना चाहिए। सेम वही रूट बन जाएंगे इसके, 5 2 जा 10 एंड 5 + 2 इज 7। क्लियर है? 5 + 2 इज 7। सेम वही प्रोसीजर, इसको हमने ऐसे का ऐसा उतारना है, इसको हमने ऐसे का ऐसा उतारना है, बीच वाले का बदलाव करना है। कैसे देखिए, यानी √2x² ऐसे का ऐसा उतर गया, 5√2 ऐसे का ऐसा उतर गया इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को लिखना है क्या क्या, 5 और 2 में, यानी प्लस का 5x + 2x, ये आ गया। क्लियर है बेटा? अब सेम इसके अंदर से कॉमन ले लो, इसके अंदर से कॉमन ले लो, दो का जोड़ा बना लो और कॉमन लेके इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, कुछ आ रहा है कॉमन? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, x। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो इसके अंदर कितना बचेगा, √2 तो पहले से ही है तो √2 बच गया, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, 5 है तो प्लस का 5 बच गया। उसके बाद इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, जो हमारे पास 2 है ना बेटा, उसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था कि √2 जो है, √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, ये हमने लिखा था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो √2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, √2, तो प्लस √2 बाहर कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर जो बच गया, एक √2 बच गया, 2 थे ना यहाँ पे, तो एक बच गया और एक x बच गया, और प्लस यहाँ से √2 बाहर आ गया तो यहाँ 5 बच गया, और इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 0। अब मैंने आपको ये बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक चल रहा है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या गलत है। तो ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, √2x + 5, इसको हमने लिखा एक बार, और इसको लिखेंगे एक साथ, यानी x + √2, x + √2, इसको एक साथ लिखा, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। अब क्या करेंगे देखिए, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर और एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर, यानी x + √2 को 0 के बराबर पुट करेंगे और √2x + 5 को 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस √2 है, उधर जाएगा तो माइनस, x की वैल्यू आ गई -√2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालनी यहाँ से, यानी √2x प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, x की वैल्यू -5, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में √2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -√2 एंड सेकेंड वैल्यू इज -5/√2। ये हमारे क्या आ गए बेटा, रूट्स। ठीक है, अब अंडर वाला मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि कई बच्चों का क्या डाउट हो जाता है कि जैसे √2 दिया गया है, 5√2 है, अब इसके फैक्टर कैसे करें, मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, इसीलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है ना। अब देखना, इसका एक पार्ट मैं और लिख के करवाने वाली हूँ,
आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसा करना है बेटा, ये एक क्वेश्चन इसमें देखा, फिर पॉज करके वीडियो को आप 1-2 क्वेश्चन खुद निकालिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेथड आपको आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसी का मैं 4 पार्ट करवाना चाहूँगी। 4 पार्ट, ये भी थोड़ा सा अलग किस लिए है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, मतलब 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब इसके अंदर आ गया बेटा 1/8। ठीक है, क्या आ गया? 1/8। तो 1/8 आने के बाद हमें इस 8 को यहाँ से ख़त्म करेंगे तभी हम फैक्टर कर पाएंगे। ठीक है, अब 8 यहाँ से जाएगा कैसे, वो देखने वाली बात है। सबसे पहले इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा, देखो दोनों तरीके मैं बताऊंगी आपको। पहले इसका एलसीएम ले, पहला तरीका ये है कि देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 8। ठीक है, अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। 1 की टेबल में 8 कितने पे, 8 पे, तो 8 × 2x² और माइनस 1 की टेबल में 8 कितने पे, 8 पे, तो 8x और प्लस 8 की टेबल में 8 कितने पे, 1 पे, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बना। अब ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 × 8। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करके रूट निकालने हैं। पहला तरीका तो है ये कि आप लोग एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी। हमने क्या करना है, इस पूरे समीकरण को यानी 2x² माइनस x प्लस 1/8 लिखा है इक्वल टू 0, ये दिया गया है। ठीक है, इस पूरे समीकरण को 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर करेंगे, डिवाइड वाली मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख ली कि डिवाइड 1/8, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2x² माइनस 8 × x प्लस 8 × 1/8 इक्वल टू 0, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/8 तो 1/8 रहेगा, 8 दूनी 16, 16x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड वाला है, उधर जा करके मल्टीप्लाई में यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 × 8, सेम वही आ गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई बेटा, ये ऐसी समीकरण बन गई कि इसके भी वही हम फैक्टर कर सकते हैं, सेम इसके जैसी। ठीक है, क्लियर है? जब भी हमारे पास डिवाइड में, ये तो 1 के नीचे आ गया, x के नीचे भी आ सकता था, तो भी हम वैसा ही करेंगे। जो भी वैल्यू हमारे पास होगी, 8 है तो 8 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, वही वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और उसको सोल्व कर दो, या फिर सीधा आप एलसीएम लो और एलसीएम ले करके सीधा एलसीएम को ही उधर ले जाओ और 0 हो जाएगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। है ना बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना? अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और कमेंट में मेरे को बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा। सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बताना। तो बेटा अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा बेटा, और मैं एक बार इंग्लिश वाला रीड कर देती हूँ, उसको हिंदी में अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? देखिए, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, 2 नंबर है हमारे पास, 2 नंबर हैं, दोनों का जो सम है वो 27 है। ठीक है, अगर हम उनका सम करते हैं तो 27 है, और अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं
तो वो है 182। ठीक है बेटा, ये बात दी गई है। मतलब हमारे पास दो नंबर है, सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आता है, वो नंबर हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्लियर है, क्या करने हैं, हमने फाइंड करने हैं। देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर, तो पहला जो नंबर है मान लिया वो x है। ठीक है, पहला नंबर क्या है, x है। अब ये ध्यान देना बेटा, हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल हैं, 1। ठीक है, कितने वेरिएबल हमारे पास, 1। 1 वेरिएबल की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं। तो जो दूसरा नंबर है ना, वो हम y नहीं ले सकते। हमने कैसे लेट करना, देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। अब सेकंड नंबर को हम क्या मानेंगे, सेकंड नंबर को क्या मानेंगे, देखिए बेटा, दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 27। ठीक है, एक नंबर हमारे पास x है, तो दूसरा नंबर क्या हो गया बेटा, 27 माइनस x। 27 माइनस x, 27 माइनस x। सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। कैसे, देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास ना दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का जोड़ 27 है। ठीक है, मैंने ये बात बोल दी। अब मैं बोल रही हूँ कि उनमें से एक संख्या 10 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, 27 में से 10 घटा देंगे और जो बचती है संख्या यानी 17, वो आपका आंसर हो जाएगा। यही होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। इसको हमने ये मान लिया। अब क्या बोला गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, यानी x का और 27 माइनस x का 182 आ रहा है। किसके बराबर है बेटा, 182 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई 27 के साथ और x के साथ, x की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे 27x। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 182। क्लियर है ना बेटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 182 को इधर ले आएंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि यहाँ से माइनस चला जाए। तो वो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया और ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, एक समीकरण आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम सिचुएशन बेटा, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई नंबर है यानी कोई कोफिशिएंट है, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करेंगे। तो उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करोगे तो इसके आगे तो 1 है, तो मल्टीप्लाई किया 182, तो 182 रह गया ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आप करके देखना, 13 और 14 कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 करके 182 आएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने माइनस की लेनी है और माइनस 13 माइनस 14 इज माइनस 27। ठीक है, minus 13 and minus 14 is minus 27 and the multiply is minus 13 multiply minus 14 is 182 प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की वैल्यू आती है और प्लस की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस की ही वैल्यू आती है। और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करें या प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। ये मल्टीप्लाई का केस है। ठीक है, एडिशन के केस में माइनस और माइनस होते ऐड है, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई, इसको भी आपने क्या करना है, आगे सॉल्व करके बताना है मेरे को। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी रीड कर देती हूँ। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365। हमारे पास 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं जो है ना, क्रमागत मतलब लगातार आने वाली संख्याएं। ठीक है, लगातार आने वाली संख्याएं, जो लगातार संख्याएं आ रही हैं वो क्या है,
इसके अंदर पॉजिटिव लेना है तो एक x ले लिया और एक लेना है x+1, ऐसे ही पॉजिटिव वाले। अगर नॉर्मल पॉजिटिव वर्ड का यूज नहीं करते तो हम x-1 भी ले सकते थे। तो दो वैल्यू ले ली, एक x और एक x+1, एक x ले ली, एक x+1 ले ली है। अब इसको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 365 के बराबर है, स्क्वायर का प्रोडक्ट, सॉरी, इन दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट किन के बराबर है, 365 के बराबर है। स्क्वायर की कर दीजिए बेटा, x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर और दोनों का जोड़ 365 के बराबर है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, यानी x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर दोनों को ऐड करके 365 के इक्वल है। क्लियर? इसका स्क्वायर कीजिए, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इसका स्क्वायर कैसे होगा बेटा, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। लिखो, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, x और 1 किसके बराबर आ गया, 365 के बराबर। तो x² रह गया, ये भी x² हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 × x × 1 2 × x 2x और 1 तो यही रह जाएगा 2x ही, इज इक्वल टू 365। ये आ गया। x² इज 2x² प्लस 2x, इसको आगे लिख देंगे, इज इक्वल टू पहले इस वैल्यू को लिखते हैं बेटा, +1 इधर ही ले आते हैं इसको, -365 इज इक्वल टू 0। -365 किया तो कितना आ गया, 364 आ गया। तो 2x² प्लस 2x -364 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये आ गया। अब बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ से इसमें भी 2x² है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 क्या लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो x² प्लस x माइनस 182 बचेगा, यहाँ पे करके देखो, 2 1 जा 2 एंड यहाँ 16, तो 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सेम अब इसके जो फैक्टर होने वाले हैं, इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, इसके फैक्टर देखो करके 13 14 आएंगे, 182 तो उन्हीं की मल्टीप्लाई आता है, 13 और 14। अब प्लस का कौन सा लेना है, एक माइनस का आएगा जरूर। अब सीधी सी बात है, 14 माइनस 13 करेंगे तभी तो x आएगा, है ना। तो प्लस का x है तो प्लस का आएगा, तो ये वाली वैल्यू प्लस की बड़ी वाली और ये वाली वैल्यू माइनस की, -13 एंड +14। तो हमारे पास इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट? ये था हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन कौन सा था, 4। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत इजी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी है। अब ये एक्सरसाइज होने के बाद एक एक्सरसाइज आपकी और बचेगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। अभी इसके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, 5th और 6th। तो अभी क्वेश्चन 5 हम करने वाले हैं। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन 5 आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. ठीक है? If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides. Okay. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। क्या है ये समकोण त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसके अंदर ये जो हमारा है ना, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड भी या परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेटा, बेस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस। हमेशा जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी, वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण।
इसको आधार और ये होता है लंब, ठीक है। कर्ण, आधार, लंब। कर्ण सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है, सबसे बड़ी वाली, ठीक है। भुजा क्या होती है हमारे पास? कर्ण। और जो कोण होता है उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? कर्ण। जैसे अगर मैं इसको उल्टा बना दूं थोड़ा सा, कि मैं अगर ऐसे बना दूं तो हमारा कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है उसका जो एल्टीट्यूड है यानी जो लंब है वो इस बेस से 7 कम है। 7 क्या है? लेस, कम है। और ये क्या है? 13 है हमारे पास, और ये क्या है? 7 कम है। तो मानेंगे, माना जो इसका बेस है ना, बेस यानी आधार, वो कितना हो गया बेटा? x, ठीक है, x हो गया। तो इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना? 7 कम है ना इससे, तो x माइनस 7 आ गया। क्लियर है? और इसका हाइपोटेनस जो है ना, हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यही बात है, ठीक है। ये कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। अब देखो हाइपोटेनस इसमें कितना है? 13 यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसके अंदर कितना है? x यानी x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है यानी एल्टीट्यूड x माइनस 7, इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब इसको हम किस में ले आएंगे? अपनी द्विघात समीकरण में। इसको किस में ले आएंगे? द्विघात समीकरण में। 13 का स्क्वायर इज 169, x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला है, ठीक है। ये लग जाएगा इसमें, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2a यानी x और b कितना? 7। ये आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 49, 7 7 49 और माइनस 7 दूनी 14 यानी 14x आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व कर देंगे। 169 उधर चला जाएगा तो ये कैसे सॉल्व होएगा? यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब 169 में से 49 को माइनस कर दीजिए और इसको क्या करना है? ये हमारे बन गई द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को क्या करना है? अभी हमने सॉल्व कर देना है, जैसे कि अभी पिछले उसमें हमने किया था। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? क्लियर है ना? बहुत इजी है। पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण, उसको फैक्टराइजेशन द्वारा सॉल्व करना सीखिए। और जैसे ही आपको सॉल्व करना आएगा तो आप इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए। यही तो हम कर रहे हैं। रटना कुछ भी नहीं है बेटा, मैथ रटने से बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी भी रटने से मैथ्स को हम कर नहीं सकते हैं। क्लियर? चलो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन 6। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रीड करती हूँ और आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मैं एक एक लाइन पढ़ के उसको समझाऊंगी साथ के साथ। Cottage industry produce a certain number of poultry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on the day was rupees 90, to find the number of articles produced and the cost of each article. क्या कह रहा है
हमारे पास एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर कुछ आर्टिकल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, अगर हम किसी एक दिन का ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो उसकी कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका 3 दुगने से 3 ज़्यादा क्या है, उसकी कॉस्ट है। मतलब अगर मैं बताऊं कि हमारे पास आर्टिकल 2 है तो उसके दुगने से, मतलब 2 दूनी 4 से 3 ज़्यादा, 4 + 3 = 7, मतलब 2 आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो गई, 7 हो गई। कहने का मतलब ये है। तो प्रोड्यूस on the day, if the total cost of production on that day is 90, find the number of article produced and the cost of each article। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट भी बताइए, अगर उस दिन 90 रुपीज़ उसके हैं तो, ठीक है। प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन 90, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मैं मानूं तो मान लो x है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है बेटा, x है। अब अगर मैं बात करूं इसकी कॉस्ट, किसकी, प्रोडक्शन की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो उसकी कॉस्ट हो रही है प्रोडक्शन की, वो क्या हो रही है, दुगने से 3 ज़्यादा। यही बात बताई थी कि जो आर्टिकल्स हैं, अगर x आर्टिकल हैं तो उसके दुगने से 3 ज़्यादा उसकी क्या लग रही है बेटा, कॉस्ट। यही बात मैंने बताई थी अभी आपको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2x + 3। अब टोटल प्रोडक्शन, टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 90 रुपीज़, 90, ठीक है, 90 रुपये लग रहे हैं। तो हमने आर्टिकल बताने के कितने होंगे, ठीक है। देखिए अब इन्होंने बोला कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उसकी मल्टीप्लाई अगर हम प्रोडक्शन के साथ कर दें, कॉस्ट के साथ, तो वो किसके बराबर आ जाएंगे, 90 के बराबर आएंगे, ठीक है। किसके बराबर आ जाएंगे बेटा, 90 के बराबर आ जाएंगे। तो इस x की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 2x के साथ, यानी 2x स्क्वायर, x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया। x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3x हो गया, इज इक्वल टू 90। 90 को इधर ले आएंगे, यानी 2x स्क्वायर + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, समीकरण आ गई, इक्वेशन आ गई। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आएगी, वही हमारे क्या हो जाएंगे, आर्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है। जिनकी इक्वेशन मैंने सॉल्व नहीं की हैं उनकी इक्वेशन सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर डाल के आपने आंसर मेरे को सेंड करना है। क्लियर है। इसका जैसे जो आंसर आएगा वो मेरे को आपने क्या करना है, सेंड करना है। सो इससे अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।